न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश की खबरों में। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस के साथ। पूरी रथ यात्रा की सुरक्षा हेतु व्यापक मॉक ड्रिल का सफल आयोजन। भाजपा महासचिव विजय चौधरी का उद्धव ठाकरे पर हमला, नेतृत्व की योगनी। शिवसेना नेता अरविंद सावंत का बयान, अगर शांति हुई तो स्वागत है वरना पूरी दुनिया प्रभावित होगी। और अब खबरें विस्तार के साथ। पुरी में रथ यात्रा की सुचारू और सुरक्षित तैयारी के लिए व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले सुरक्षा और व्यवस्था की तैयारियों को परखने के लिए पुरी में एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में पुलिस, NDRF, स्वास्थ्य विभाग, दमकल दल और अन्य संबंधित एजेंसियों ने भाग लिया। ड्रिल का उद्देश्य रथ यात्रा के दौरान आपात स्थितियों से निपटने की तत्परता सुनिश्चित करना और लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए सभी एजेंसियों के बीच समन्वय की जांच करना था। अधिकारियों ने बताया कि सभी विभागों की प्रतिक्रिया संतोषजनक रही और वास्तविक आयोजन के लिए तैयारियां लगभग पूरी है। और अब अगली खबर। उद्धव ठाकरे नेतृत्व के योग्य नहीं, भाजपा महासचिव विजय चौधरी का बड़ा बयान। भाजपा के महासचिव विजय चौधरी ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला करते हुए उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। चौधरी ने कहा, उद्धव ठाकरे के आसपास के लोग उन्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं। उनके फैसलों के कारण शिवसेना के कई वरिष्ठ नेता नाराज हुए और पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। देखिए, उद्धव ठाकरे के ये ड्राइवर जो है, ये उद्धव जी को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। इनके विचारों से कई शिवसेना के बड़े बड़े नेता नाराज होकर पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में, अन्य पार्टी में आए। खुद उद्धव जी ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब ये मंत्रालय में भी जाते नहीं थे, ऑनलाइन सब गवर्नमेंट चलाते थे। इनके मंत्रियों को ये मिलते नहीं थे, इनके सांसद और MLA इनसे नाराज थे। और देश में और ये सबसे बड़ी राजनीति में हमें भी देखने को मिला कि जिसकी राज्य में सत्ता है, जो खुद मुख्यमंत्री है, उसके ही MLA, उसके ही कैबिनेट मंत्री उनके खिलाफ बगावत करते हैं और उनको छोड़ के दूसरी पार्टी स्थापित करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है ये नेता अपयशी नेता है। ये नेता नेतृत्व करने के काबिल नहीं है, ये भी यहाँ पे सिद्ध होता है। और अब अगली खबर। अगर शांति हुई तो स्वागत है वरना पूरी दुनिया प्रभावित होती। शिवसेना नेता अरविंद सावंत का बयान। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद अरविंद सावंत ने अंतर्राष्ट्रीय हालात को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि शांति स्थापित हुई है या नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वो किसका स्वागत करते हैं। सावंत ने कहा, अगर वास्तव में शांति स्थापित हो गई तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। उन्होंने किया, उसके बाद में सही में अमन शांति प्रस्तापित हुई कि नहीं वो पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप ही खबरें दे रहे हो। एक तरफ एक खबर आई है, ईरान ने मान्यता भी दी है, ये भी सुना, लेकिन हमले भी बताए दोबारा, तो पता नहीं चल रहे हमले हो रहे कि अभी भी शुरू है कि बंद हुए। अगर हुआ होगा तो स्वागत करता हूँ। हमारे मराठी में कहावत है, किसी भी मुर्गे की बांग से क्यों न हो, सूरज अगर निकल आए ना तो उससे अच्छी बात नहीं होती। सूरज निकल आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ये बहुत बड़ा मतलब पूरे विश्व को इसका असर होता है इसका। क्योंकि ऑयल पे अगर हमला होता है, न्यूक्लियर पे अगर हमला होता है, वो ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब की जो बात आती है, वो तो सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने तो TTP पे साइन की हुई है कि जो भी जाके उसकी परीक्षा कर सकता है, देख सकता है वहाँ सही में उनके न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहे हैं क्या, न्यूक्लियर अस्त्र। लेकिन इसराइल का क्या, इसराइल तो TTP पे साइन नहीं किया हुआ है, तो न्यूक्लियर का इस्तेमाल इसराइल करती है या नहीं करती है, उसकी तो सिग्नेचर भी नहीं है उसके ऊपर। तो मेरी ट्रम्प से भी एक अभी दरखास्त है
कि इसराइल को कहो वो भी टीटी साइन करे। अगली खबर, ईरान से 285 भारतीयों को लेकर विशेष उड़ान दिल्ली पहुंची। इजराइल से भी निकासी जारी। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मरघेटा ने जानकारी दी कि ईरान में फंसे 285 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष निकासी उड़ान कल नई दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित पहुंच गई थी। मरघेटा ने बताया कि सूडान से आए भारतीय नागरिक 10 विभिन्न राज्यों से थे। हम आने वाले कुछ दिनों में ईरान से और 3 विशेष उड़ानों की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि सभी भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा सके। So special evacuation flight has arrived New Delhi airport tonight at 11 p.m. Carrying 285 Indian nationals from Iran. It arrived from Masad of Iran. In that plane, we had 285 Indian passengers, Indian nationals, mainly from 10 states, Bihar, Jammu Kashmir, Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra. And the total number of evacuated Indian nationals from Iran stands now at 1,713, and we have scheduled 2-3 more flights from Iran for the next 2 days. And the same way, we are in constant contact with all our Indian nationals residing there in Iran and Israel also. So I'm very glad to say that from Israel also 62 Indian nationals have already crossed border to Amman of Jordan, and within a day or two those Indian nationals will also be brought safely to India. Sir, also just wanted to check with you, we also got some foreign nationals out also from there. So Vishwa Bandhu, we playing the role of Vishwa Bandhu, isn't it? I mean, yes, definitely, along with bringing our own Indian citizens. If any other friendly nations request us to evacuate their citizens also, definitely being a Vishwa Bandhu, we always look forward to cooperate, to help the people in distress. And obviously, we look forward to bring all our people in distress, bring back to India, along with, if need be, other citizens of other countries as well. Thank you. और अब अगली खबर, दिल्ली में एक दिन में 3,400 गड्ढे भरने का लक्ष्य। मंत्री प्रवेश वर्मा ने सीआर पार्क में लिया कार्यों का जायजा। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने सीआर पार्क इलाके में गड्ढा भराई अभियान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क मरम्मत के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को समयबद्ध काम सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली सरकार ने हर दिन 3,400 गड्ढों को भरने का लक्ष्य तय किया है ताकि बरसात के मौसम से पहले सड़कें सुरक्षित और सुगम बनाई जा सके। और अब अगली खबर, मातृभाषा में शिक्षा देना जरूरी, हर राज्य सरकार को लागू करना चाहिए। भाजपा सांसद संजय जायसवाल का बयान। हिंदी भाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने मातृभाषा में शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति यानी कि एनईपी के तहत ये महत्वपूर्ण है कि छात्रों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। संजय जायसवाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार मातृभाषा में पढ़ाई बेहद जरूरी है और समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि मौजूदा शिक्षा प्रणाली हिंदी में पढ़ाई को बढ़ावा नहीं देती। जो एनईपी पॉलिसी है उसमें सबसे पहला है कि हम अपनी मातृभाषा में सब करें। विवाद वही हो रहा है
जहां पर आज भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाइयां अपनी मातृभाषा में नहीं शुरू हो सकी हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया है तमिलनाडु सरकार से कि कृपया कर जब इस देश में मातृभाषा में सभी पढ़ाई करनी है तो कृपया कर तमिल में मेडिकल और इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई करें। भारत सरकार का स्पष्ट मानना है कि कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा में सबसे अच्छे से चीजें जान सकता है, सीख सकता है, और इसलिए जैसे उत्तर भारत में जिन प्रदेशों की मातृभाषा हिंदी है वहां पर आज इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी हम हिंदी में प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे ही जिस प्रदेश की जो मातृभाषा है वहां उस भाषा में हायर एजुकेशन की पढ़ाई होने से बच्चों में लर्निंग की क्षमता भी बढ़ेगी और बहुत लाभ होगा। मैं खुद मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूं और उस समय सीपीएमटी एग्जाम होता था जो आज नीट होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता था। जब हम मेडिकल कॉलेज में पहुंचते थे तो जो मेरे हिंदी मीडियम के साथी थे उनको बहुत सारी दिक्कतें मेडिकल कॉलेज में जाके होती थी क्योंकि वो इंग्लिश पढ़े नहीं थे। आज यह माननीय मोदी जी का निर्णय है कि हर प्रदेश में हायर एजुकेशन भी अपनी मातृभाषा में हो, बहुत ही अच्छा निर्णय है और हर सरकार। और अब देखते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में फिर लौटेगा गर्म और उमस भरा मौसम। 25 से 27 जून तक भारी बारिश की संभावना। मौसम वैज्ञानिक मुख्तार अहमद भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक मुख्तार अहमद ने जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड समेत आसपास के क्षेत्रों के मौसम को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि तीसरे सप्ताह से जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी देखने को मिली। इस दौरान कुछ इलाकों में, विशेष रूप से उत्तराखंड और उसके आसपास के राज्यों में मानसून सक्रिय हो गया। 20-21 जून को जम्मू डिवीजन में अच्छी बारिश दर्ज की गई। थर्ड वीक से जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ देखी गई थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर, और कुछ एक जगहों पे खासकर थर्ड वीक में ही मानसून जो है ऑनसेट हुआ था, खासकर उत्तराखंड या नेबरिंग स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो 20-21 के आसपास यहाँ जम्मू डिवीजन में भी अच्छी बारिशें हुई। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर 22 को जो है मानसून ऑनसेट जो है डिक्लेयर किया पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और यहाँ वैली के अंदर भी जो है कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें हुई। तो अभी कमिंग डेज में खासकर आज और कल थोड़ा सा रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा सा कम होगा, जिसके कारण जो एक बार फिर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जो है रहने के चांसेस हैं विद पॉसिबिलिटी ऑफ हीट वेव एट आइसोलेटेड प्लेसेस। बाकी 25 से जो है एक बार फिर वेट स्पेल के चांसेस हैं थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर, और बारिशें जो है लगभग 27 जून तक रह सकता है। इस बीच इंटेंस शावर्स कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी बारिशों के भी चांसेस हैं। फिर 28 से भी जो है बारिशें रहेंगी, इंटरमीडिएट लाइट रेन कुछ एक जगहों पे मॉडरेट रेन। तो ये एक्टिविटी जो है लगभग 2 जुलाई तक रह सकता है। बाकी कोई कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन नहीं है खासकर 28 के बाद, तो ब्रीफ शावर सुबह शाम जो है देखा जा सकता है स्कैटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड प्लेसेस। बाकी 25 से लेकर 27 तक कुछ एक जगहों पे खासकर जम्मू डिवीजन के खासकर मैदानी इलाकों के अंदर हैवी बारिशों के चांसेस हैं, जिसके कारण जो है आपके लो लाइंग एरियाज़ के अंदर जो है वाटर लॉगिंग कंडीशंस बन सकते हैं। इसी तरह जो लोकल नदी नाले हैं वहाँ पे वाटर लेवल जो है राइज होगा, और उसके साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी जो है फ्लैश फ्लड्स जनरेट हो सकते हैं इंटेंस शावर्स के कारण, और उसके बगैर भी जो है लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के भी चांसेस बनते हैं। बाकी फार्मर्स जो हैं इस बीच खासकर 25 से लेकर 27 तक किसी भी किस्म का दवापाशी का काम हो, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन हो या इरीगेशन हो, ये चीज़ें जो है सस्पेंड रख सकते हैं। बाकी जो कम्यूटर्स हैं वो मौसम को मद्देनज़र रखते हुए अपना जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो उसी तरह बनाएं। बाकी ट्रैवल करने से पहले खासकर जो हाईवे है, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे हो, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे, या जो पहाड़ी शाहराएँ हैं उसका जो स्टेटस जो है एक बार ज़रूर जाने ट्रैवल करने से पहले। क्या वजह मानते? अब बढ़ते अगली खबर पर। ईरान ने अमेरिका इजराइल को झुकाया, ट्रंप ने राष्ट्रपति पद को मजाक बना दिया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आ रहा है। इसको लेकर ईरान इजराइल युद्ध विराम की घोषणा पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर निशाना साधते ईरानी जनता के जज्बे को सलाम किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, सबसे पहले मैं ईरान की जनता को सलाम करती हूँ जिन्होंने जिस भावना से ये युद्ध लड़ा उसने अमेरिका और इजराइल को झुकने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले तो मैं ईरान के लोगों को, वहाँ के जो फौजी हैं, वहाँ के जो लीडरशिप है, उनको सलाम पेश करना चाहती हूँ। जिस जज्बे से, ना तो उनके पास कोई हथियार है, ना तो उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका ईमान है और जो उनका शहादत का जज्बा है। जिस तरह से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी कि आखिरकार, अभी तो खाली चमन गोइया हो रही है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर को और उसका जो बगल बच्चा है इजराइल, उनको घुटनों पे लाया।
और अमेरिका ने ना चाहते हुए भी इस वक्त जो इस्लामिक कंट्रीज़ है उसमें ईरान का रुतबा बहुत ऊंचा हो चला गया। वो एक लीडरशिप का रोल उनको मिल गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, आप जानते हैं कि अमेरिका ने इज़राइल के कहने पे उनकी खातिर इराक हो, अफ़गानिस्तान हो, लीबिया हो, सीरिया हो, वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसको उन्होंने तबाह नहीं किया, और वो डेमोक्रेसी का नाम देते हैं, रिजीम चेंज का नाम देते हैं, बड़े बड़े नाम देते हैं। पर असल में अगर देखा जाए तो आज अगर अमेरिका अपना ये सबक याद रखेगा कि उन्होंने जंग में अपनी टांग डाल के अपनी टांग अटका के उन्होंने अपनी जो प्रेस्टीज थी, देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट बहुत बड़ा, उसकी एक इज्जत होती है, वो बड़ा माना जाता है। पर जब से ट्रंप आए उन्होंने उस अमेरिका प्रेसिडेंट की पोजीशन को इतना बिलेटल किया हुआ है, इतना सबवर्ट किया हुआ है, उसको खुद भी पता नहीं है कि मैं आज क्या कह रहा हूँ और अभी क्या करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, खासकर जो इस्लामिक ममालिक हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में, जब ईरान और इसका आपस में था, उन्होंने ज़बानी खर्चा चलाया, ज़बानी कहा। बाकी हालांकि बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि पेट्रोल है, बाकी हथियार हैं उनके पास, वो उसका इस्तेमाल कर सकते थे, पर उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मगर मुझे खुशी है कि ईरान ने जो जिसको कहते हैं कि शेर खुदा हज़रत अली, उनकी पैरोकारी में का उन्होंने सबूत दिया और बिल्कुल उसको फॉलो करके शहादत को तरजीह दी। और इसी शहादत ने आज ईरान को सुर्खरू किया कि आज अमेरिका जैसा इतना बड़ा सुपर पावर और इराक, ये इज़राइल जैसा जो पूरा जिसको कहते हैं विलन ऑफ द होल वर्ल्ड, जिसने हर जगह तबाही मचाई है, फ़लस्तीन में इतनी तबाही मचा रहा है 2 साल से, कोई कुछ कहता नहीं, उसको भी उन्होंने घुटनों पे लाया। अब चूंकि जो सीज़फायर की डील है, क्या ये मैच्योर होगी? क्योंकि ट्रंप ने इसमें पहले शिरकत की है, अब वही इसको सजेस्ट कर रहा है सीज़फायर। मेरे ख्याल में जो मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट सुनी कि जो ईरान ने शर्त रखी थी कि हम इस सीज़ फायर को तब मानेंगे अगर वहाँ ईरान के टाइम के 4 बजे तक इज़राइल जो अपने सारे जो है उसके बाद कोई हमला नहीं करेगा, और इज़राइल ने उसको फॉलो किया, जिससे पता चलता है कि दोनों अमेरिका और इज़राइल चाहते थे ये सीज़ फायर होना चाहिए। और ट्रंप को कतर की मदद लेनी पड़ी कि भाई आप इज़राइल तो मान गए, आप ईरान को मनवाइए। तो मुझे लगता है ये आलमी इस्लाम के लिए, हमारे ईमान के लिए, हमारे जो खासकर जो शिया बरदरी में जो जज्बाए शहादत होता है, वो जान से ज़्यादा उसको तरजीह देते हैं। मैं कहती हूँ उनके लिए ये बहुत ही जो है मुबारक दिन है। अब बढ़ते अगली खबर पर। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कोलकाता में बांटा जगन्नाथ धाम दीघा का प्रसाद। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने कोलकाता में श्रद्धालुओं और आम लोगों के बीच जगन्नाथ धाम दीघा का पवित्र प्रसाद वितरित किया। यह आयोजन धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। लोगों में प्रसाद पाने को लेकर उत्साह देखा गया और उन्होंने इस पहल के लिए कुणाल घोष का आभार व्यक्त किया। अब अगली खबर। यात्रा को लेकर जिला प्रशासन रेड क्रॉस की जयंती महापात्रा ने जताई उत्सुकता। जिला प्रशासन रेड क्रॉस की जयंती महापात्रा ने कहा कि हम रथ यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित है। हम साल भर इसी का इंतजार करते हैं, जैसा आपने मॉक ड्रिल का उल्लेख किया। हमारे पास एक ठोस योजना है। अगर भीड़ के बीच कहीं भी कोई घटना नहीं होती है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और व्यक्ति को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाते हैं। हम तो ऐसे ही बहुत उत्सुक हैं रथ यात्रा के लिए। हम लोग साल भर में इंतजार कर रहे हैं कब रथ यात्रा आएगा। तो वो जो मॉक ड्रिल बाबू आप बताए, वो एक प्लानिंग है। हमारा जो कैजुअलिटी अंदर कोई कुछ हो जाए तो इमीडिएट रेस्क्यू करके एम्बुलेंस में हम लोग हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद उनका काम खत्म। लेकिन ग्रीन कॉरिडोर जो है आपको सामने आप देख रहे हैं, बच्चे लोग ग्रीन कॉरिडोर कर रहे हैं। तो जो ग्रीन कॉरिडोर है, एम्बुलेंस आने जाने में अत्यंत सुविधा हो रहा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। एम्बुलेंस आराम से मेडिकल पहुंच जाएगा, कैजुअलिटी भी आराम से मेडिकल पहुंच जाएगा। इसीलिए ग्रीन कॉरिडोर का मतलब है। वो जो ग्रीन कॉरिडोर अब अभ्यास कर रहे हैं बच्चे लोग और वॉलंटियर वगैरह, वो सब रथ यात्रा का पहले अभ्यास कर रहे हैं। उस दिन वो लोग काम से आएंगे, ज्यादा काम से आएंगे। आप लोग देखेंगे वो तो विश्व नयंत्र का जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, वो अपना काम अपने ही करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा माध्यम है, इसीलिए हम लोग कॉरिडोर ग्रीन कॉरिडोर में शामिल।
सब लाइन डिपार्टमेंट, ओड्राफ है, रेड क्रॉस है, सेंट जॉन एम्बुलेंस है, स्काउट एंड गाइड्स है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, वगैरह वगैरह, सब लोग इसमें शामिल होते हैं। हम लोग इतना मैसेज देंगे वही कि आप लोग जो भी करो सही सलामत करो। आई वांट जीरो कैजुअलिटी। इतना बड़ा रथ यात्रा, वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा, आई वांट जीरो कैजुअलिटी। इसी वो हमारा प्रेयर है जगन्नाथ जी के पास। आई रिपीट, आई वांट जीरो कैजुअलिटी। ये देखते अगली खबर। वाराणसी में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक शुरू। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव और पुष्कर सिंह धामी शामिल। वाराणसी में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। बैठक में क्षेत्रीय विकास और समन्वय से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। आइए देखते हैं अगली खबर। पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने सड़क सुधार अभियान की सफलता पर किया जोर। मंत्री परवेश वर्मा ने कहा, सरकारें भी कुशलता से काम कर सकती है और कम समय में अच्छे नतीजे हासिल कर सकती है और दिल्ली सरकार ने इसे साबित किया है। पूरे शहर में पीडब्ल्यूडी सड़कों पर गड्ढों की शिकायतें मिली थी, जिनकी हमारी इंजीनियर टीम ने सर्वेक्षण किया। पूरे पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ सभी कार्यकारी इंजीनियर, मुख्य इंजीनियर और टीमें सड़कों पर मौजूद है। हमने 3400 गड्ढों की मरम्मत की। प्रत्येक का जियो टैगिंग किया गया। रियल टाइम मॉनिटरिंग वैन द्वारा पहले और बाद की तस्वीरें ली गई और पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पर अपलोड की गई। पूरी सूची कल ही अपलोड कर दी गई थी और सभी विधायकों के साथ साझा की गई ताकि वे स्वयं जाकर प्रगति देख सकें। सरकारें भी काम कर सकती हैं और कम समय में अच्छा काम हो सकता है। ये दिल्ली सरकार ने आज करके दिखाया है। आज पूरे दिल्ली की सड़कों पर जो हमारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, वहाँ पर जो गड्ढे हैं, जो सारी जनता की कंप्लेंट आई थी, हमारे इंजीनियर ने सर्वे किए थे। आज पूरी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अपने फुल फोर्स के साथ में, सारे इंजीनियर, हमारे जेई, हमारे एई, एक्सियन, सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं, सारे चीफ इंजीनियर, और हमने 3400 गड्ढे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उनका पूरे जियो टैगिंग के साथ में हमारी रियल टाइम मॉनिटरिंग वैन चल रही हैं। उनकी पिक्चर्स लेकर बिफोर आफ्टर की वो पीडब्ल्यूडी की साइट पर अपलोड हो। कल हमने पूरी लिस्ट को अपलोड किया, विधानसभा वाइज सारे विधायकों को भी दिया। सभी विधायक जाकर देख रहे हैं। हमें दिल्ली वासियों को अच्छी सड़कें देने का जो हमारा वायदा है उसको हम पूरा करेंगे। देश में और पूरे दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही दिन में इतने गड्ढों को भरने का काम किया गया है। 50% से ज़्यादा गड्ढे अभी तक भर लिए गए हैं और शाम तक ये हमारा टारगेट, हमें उम्मीद है कि 3400 से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। ये दिखाता है कि सरकार में पारदर्शिता है, सरकार में पूरी तरीके से ईमानदारी है और जो हमने वायदा किया है हम उसको पूरा करने के लिए एकदम दृढ़ संकल्प है। देखिए, जब हमें पता लगा कि मानसून इस बार दिल्ली में जल्दी आ रहा है तो दिल्ली वालों को परेशानी ना हो, इसलिए हमने पूरी ताकत के साथ में इसको बनाने का काम कर रहे हैं। 4 महीने से जब से सरकार बनी है तब से आम आदमी पार्टी के बनाए हुए सारे गड्ढों को तो भर ही रहे हैं, सड़कों के गड्ढे भी भर रहे हैं। हम दिल्ली में नई सड़कें भी बना रहे हैं, मगर ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। मगर जो गड्ढे की क्वालिटी है, अगर सड़क कोई 2 साल पहले 3 साल पहले बनी है, वहाँ पर गड्ढा होता है तो ये गड्ढा कम से कम भी आने वाले 3 साल चलेगा, इस बात की गारंटी है। और फिर उतने समय में दिल्ली की सारी सड़कों का एक बार पुनः से उसको डालने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। पूरी दिल्ली की सड़कें, हमारी 1400 किलोमीटर की सड़कें पीडब्ल्यूडी की, सारी 1400 किलोमीटर की सड़कें आने वाले 1 से 1.5 साल में पूरी सड़कें सारी रिले कर देंगे। और दर्शकों, अब देखते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के संवाद की शताब्दी समारोह में दी स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के ऐतिहासिक संवाद की शताब्दी समारोह में कहा कि यह घटना स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा देने वाली थी। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले हुई इस मुलाकात ने देश के स्वतंत्रता संग्राम को न सिर्फ नया रूप दिया बल्कि स्वतंत्र भारत के सपने को भी गहरा अर्थ प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सभा में मौजूद सभी लोग एक जैसे महत्वपूर्ण पल का साक्षी है जिसने भारत के इतिहास में अमूल्य योगदान दिया है। प्रिय पेट मलयाली सहोदरी सहोदरन मार्को
एंडे विनितमाय नमस्कारों। आज ये परिसर देश के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना को याद करने का साक्षी बन रहा है। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने न केवल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, बल्कि स्वतंत्रता के उद्देश्य को, आजाद भारत के सपने को ठोस मायने दिए। 100 साल पहले श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की वो मुलाकात आज भी उतनी ही प्रेरक है, उतनी ही प्रासंगिक है। 100 साल पहले हुई वो मुलाकात सामाजिक समरसता के लिए, विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्यों के लिए आज भी ऊर्जा के बड़े स्रोत की तरह है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं श्री नारायण गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर समाजवादी पार्टी नेता अवधेश प्रसाद ने केंद्र से लोकतंत्र योद्धाओं की पेंशन बढ़ाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने केंद्र सरकार से आपातकाल के 50 वर्षों के अवसर पर लोकतंत्र योद्धाओं की पेंशन 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की अपील की। उन्होंने कहा, आपातकाल 1975 में लागू हुआ था, मुझे भी जेल जाना पड़ा, मैं वहां काफी समय रहा, मेरी मां इसी दौरान गुजर गई, लेकिन मुझे पैरोल नहीं मिला। कई लोग जेल गए थे, लोकतंत्र के योद्धा बहुत कम रह गए। जिन्होंने उनका सम्मान किया वे केवल मुलायम सिंह और अखिलेश यादव है। मुझे भी 20,000 रुपए पेंशन मिलती है। एजेंसी को लगभग कल 50 साल पूरे हुए हैं। वहीं सरकार ने घोषणा की जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी कुछ चीजें इमरजेंसी के समय, उसको म्यूजियम में रखा जाएगा। सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप सर? इमरजेंसी को आप समर्थन करते हैं? क्योंकि हालांकि हमने देखा इस पर कांग्रेस माफी देखिए, ऐसा है, इमरजेंसी इस देश में आपातकाल घोषणा जी 25 जून 75 को हुई। बिल्कुल सर। मुझे भी आपातकाल में जेल में रहना पड़ा। फैजाबाद की जेल और लखनऊ की जेल में मुझे जी काफी दिन तक रहना पड़ा। जी जेल की यातना के समय मेरी मां का निधन भी हो गया। जी सर। मेरी मां की लाश 4 दिन तक पड़ी रही। जी सर। इंतजारी में कि मुझे छोड़ा जाए, मां का हम दर्शन कर पाए। लेकिन उस समय चन्ना रेड्डी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पैरोल पर मुझे मां की आखिरी दर्शन करने के लिए नहीं छोड़ा। जी सर। तो ये है 25 जून को, और पूरा देश कैद खाना हो गया था। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उसमें माननीय चौधरी चरण सिंह जी, अटल जी, अडवाणी जी और सारे देश के कांग्रेस के छोड़कर सारे नेता जो है ये, और देश एक तरह से कैद खाना हो गया था जी। लेकिन आज मैं मांग करता हूं कि हमारे देश में ये लोकतंत्र सेनानी बहुत कम बने जी, बहुत कम बचे हैं। अगर लोकतंत्र सेनानियों को उत्तर प्रदेश में किसी ने सम्मान दिया है तो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने किया है, माननीय अखिलेश जी ने किया है, और लोकतंत्र सेनानी को पेंशन दिया है। हम भी लोकतंत्र सेनानी हैं, हमको भी 20,000 रुपए पेंशन मिलती है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम कल घोषणा करें जी कि कम से कम 50,000 रुपए लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन सम्मान निधि दिया जाए और उनका सम्मान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में किया जाए और हर तरह से उनको सम्मान किया जाए। मैं मांग करता हूँ। मतलब ये मानते जो कांग्रेस ने उस समय इंदिरा गांधी ने किया था, कहीं ना कहीं गलत फैसला था उनका, आज भी आप विरोध करेंगे सर? ऐसा है, हमने कह दिया ना, अब वो परिस्थिति थी। बिल्कुल सर। अपनी परिस्थितियों के साथ में उन्होंने किया था जी, तो
हम उसमें कोई और टिप्पणी नहीं करेंगे। हमने तो बता दिया कि हम खुद काफी दिनों तक जेल में रहे, हमारी मां का निधन भी हो गया, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी आज बात करती है और सरकार में है, केंद्र की सरकार में है, तो अगर और ज्यादातर लोग उसमें जनसंघ के लोग, आनंद मार्गी लोग सब जेल में ज्यादातर गए थे जी सर, और आज बहुत कम है, उनकी संख्या कम है, तो उनके सम्मान में कम से कम केंद्र सरकार को 50,000 रुपये पेंशन या सम्मान निधि के रूप में दिया जाए और उनको देश में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में माना जाए और सम्मान किया जाए। और अब अगली खबर, सीएम योगी के जनता दरबार में स्कूल दाखिले की मन्नत करने वाली बच्ची को मिली दाखिला। मुरादाबाद के सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में नई नामांकन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में मस्ती भरे अंदाज में स्कूल में दाखिला देने की गुहार लगाने वाली एक छोटी बच्ची को अब दाखिला मिल गया है। सीएम योगी के निर्देश के बाद मुरादाबाद के सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल ने उसे आरटीई एक्ट के तहत नर्सरी क्लास में नामांकित कर दिया। यह कदम सरकार की सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाँ, क्या कहा आपने? मैंने ये कहा था, खाली बस यही कहा एडमिशन करा दो, तो फिर वो क्या कहा? तो वो कह रहा है करवा दूंगा। तो आपने कहा स्कूल जाना चाहती हो नहीं जाना चाहती? वो कह रहे हैं नहीं जाना चाहती, तो मैंने क्या जाना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा कौन सी स्कूल में जाना चाहती है? हैं? उन्होंने पूछा आपसे कौन सी स्कूल में जाओगी आप? तो मैंने बताया सीएल गुप्ता में। आप सीएल गुप्ता में ही जाना चाहती थी? सीएल गुप्ता में जाना चाहती थी। अच्छा, खुश हैं आप? एडमिशन हो गया आपका? हाँ, हो गया एडमिशन तो। अच्छा, खुश हैं आप? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तो क्या कहेंगी आप अब? थैंक यू। और अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज़ टीवी। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।